पर बाबा साहब आंबेडकर जी को विद्यार्थियों से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि विद्यार्थी यह नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सकता है, विद्यार्थी यह लीडरशिप डेवलप कर सकता है और समाज में जो लैक ऑफ लीडरशिप निर्माण हुई है उस लैक ऑफ लीडरशिप को भी पूरा कर सकता है। तो बाबा साहब आंबेडकर जी ने विद्यार्थियों का संगठन बनाने का काम भी किया। पर बाबा साहब आंबेडकर जी जब परिनिर्वाण होने के बाद चले गए तो एक बड़ी खाई विद्यार्थियों के लीडरशिप की हमारे समाज में निर्माण हुई। उस खाई को पूरा करने के लिए बामसेप ने पहल की और बामसेप ने 6 दिसंबर 2011 को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया और यह संगठन, यह राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने का काम बामसेप ने करने के बाद में यह भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संगठन एक दिन में ही राष्ट्रव्यापी संगठन बन गया। साथियों, आप लोगों को जिस प्रकार से पता होगा कि वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जितने भी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री है वो सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विद्यार्थी संगठन से आए हुए लोग हैं। इसका मतलब साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आरएसएस ने, ब्राह्मणों ने जब आरएसएस बनाया और आरएसएस का सबसे पहला ऑफशूट विंग अगर आरएसएस ने कोई बनाया होगा तो उसका नाम है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। यह 9 जुलाई 1949 को यह बनाया गया संगठन है और उसके जो पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बलराम मधाक। ऐसा क्यों किया होगा? तो उन लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि भविष्य में अगर बहुजनों की जो लीडरशिप है, बहुजनों के जो युवा लोग हैं, आने वाली जो पीढ़ियां है, उनको अगर हम गुलाम बनाना चाहते हैं तो पहले विद्यार्थियों का संगठन निर्माण करना होगा। इसलिए आरएसएस ने सबसे पहला संगठन अगर कोई बनाया होगा तो उस संगठन का नाम है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और एबीवीपी में जो लोग काम करते हैं वह ज्यादा करके अधिकतर लोग जो है वह सारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं। लेकिन उस एससी एसटी ओबीसी समाज के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों का नेतृत्व करने का काम ब्राह्मण करता है। इस प्रकार से आप लोगों को पता होगा, नितिन गडकरी का नाम सुने होंगे, आपने देवेंद्र फडणवीस का नाम सुने होंगे, आपने अमित शाह का नाम सुने होंगे और जितनी भी जो लीडरशिप है आज भारतीय जनता पार्टी के पास में, ये सारी की सारी लीडरशिप यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निर्माण हुई लीडरशिप है। यानी लोग हमारे और लीडर उनके। एबीवीपी में हमारे बच्चे काम करते हैं, उनके एजुकेशन का जो भी मामला हो, उनके एम्प्लॉयमेंट का जो भी मामला हो, उनकी स्कॉलरशिप हो, उनकी फेलोशिप हो, उनकी शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के ऊपर एबीवीपी कभी काम नहीं करता। क्या आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को स्कॉलरशिप के लिए आंदोलन चलाते हुए देखा है? क्या आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पेपर लीक के मामले के विरोध में आंदोलन करते हुए देखा है? क्या आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आरक्षण बचाने के लिए आंदोलन करते हुए देखा है? पर हमारे समाज के जो विद्यार्थी है वह एबीवीपी में जाकर हमारे दुश्मनों की ताकत को बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे ही समाज के विरोध में। कभी एबीवीपी हमारे संवैधानिक अधिकारों का आंदोलन नहीं चलाता, सारा आंदोलन चलाता है हमारे संविधान के विरोध में चलाता है, जिस प्रकार से नायक सर ने बताया। साथियों, आज भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा
व राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ, भारतीय विद्यार्थिनी छात्रा प्रकोष्ठ, इंडियन रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन व तमाम जो सहयोगी संगठनाएं हैं, इन सहयोगी संगठनाओं की आज उड़ीसा राज्य का यह 7वां अधिवेशन आज यह जसपुर जिला में हम लोग कर रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार से आप सभी लोगों को पता होगा कि बामसेप यह संगठन कर्मचारियों का संगठन है और कर्मचारी लोग रास्ते की लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए बामसेप ने अलग अलग विविध संगठनों का निर्माण किया और अलग अलग संगठनों का निर्माण करके जिस समाज में लैक ऑफ लीडरशिप निर्माण हुई है, उस समाज में लीडरशिप खड़ा करने के लिए संगठनों की निर्मित की। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जब आंदोलन चला रहे थे तो बाबा साहब आम्बेडकर जी भी अपना राष्ट्रव्यापी संगठन बनाना चाहते थे, पर उनके कार्यकाल में उनको जितना समय अनुसार वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया। पर बाबा साहब आम्बेडकर जी को विद्यार्थियों से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी कि विद्यार्थी यह नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सकता है, विद्यार्थी यह लीडरशिप डेवलप कर सकता है और समाज में जो लैक ऑफ लीडरशिप निर्माण हुई है उस लैक ऑफ लीडरशिप को भी पूरा कर सकता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने विद्यार्थियों का संगठन बनाने का काम भी किया। पर बाबा साहब आम्बेडकर जी जब परिनिर्वाण होने के बाद चले गए तो एक बड़ी खाई विद्यार्थियों के लीडरशिप की हमारे समाज में निर्माण हुई। उस खाई को पूरा करने के लिए बामसेप ने पहल की और बामसेप ने 6 दिसंबर 2011 को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया और यह संगठन, यह राष्ट्रव्यापी संगठन बनाने का काम बामसेप ने करने के बाद में यह भारतीय विद्यार्थी मोर्चा संगठन एक दिन में ही राष्ट्रव्यापी संगठन बन गया। साथियों, आप लोगों को जिस प्रकार से पता होगा कि वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जितने भी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री हैं वो सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विद्यार्थी संगठन से आए हुए लोग हैं। इसका मतलब साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आरएसएस ने, ब्राह्मणों ने जब आरएसएस बनाया और आरएसएस का सबसे पहला ऑफशूट विंग अगर आरएसएस ने कोई बनाया होगा तो उसका नाम है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। यह 9 जुलाई 1949 को यह बनाया गया संगठन है और उसके जो पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बलराम मधाक। ऐसा क्यों किया होगा? तो उन लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि भविष्य में अगर बहुजनों की जो लीडरशिप है, बहुजनों के जो युवा लोग हैं, आने वाली जो पीढ़ियां है, उनको अगर हम गुलाम बनाना चाहते हैं तो पहले विद्यार्थियों का संगठन निर्माण करना होगा। इसलिए आरएसएस ने सबसे पहला संगठन अगर कोई बनाया होगा तो उस संगठन का नाम है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और एबीवीपी में जो लोग काम करते हैं वह ज्यादा करके अधिकतर लोग जो है वह सारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, लेकिन उस एससी एसटी ओबीसी समाज के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों का नेतृत्व करने का काम ब्राह्मण करता है। इस प्रकार से आप लोगों को पता होगा, नितिन गडकरी का नाम सुने होंगे, आपने देवेंद्र फडणवीस का नाम सुने होंगे, आपने अमित शाह का नाम सुने होंगे और जितनी भी जो लीडरशिप है आज
भारतीय जनता पार्टी के पास में यह सारी की सारी लीडरशिप यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निर्माण हुई लीडरशिप है। यानी लोग हमारे और लीडर उनके। एबीवीपी में हमारे बच्चे काम करते हैं, उनके एजुकेशन का जो भी मामला हो, उनके एम्प्लॉयमेंट का जो भी मामला हो, उनकी स्कॉलरशिप हो, उनकी फेलोशिप हो, उनकी शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के ऊपर एबीवीपी कभी काम नहीं करता। क्या आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को स्कॉलरशिप के लिए आंदोलन चलाते हुए देखा है? क्या आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पेपर लीक के मामले के विरोध में आंदोलन करते हुए देखा है? क्या आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आरक्षण बचाने के लिए आंदोलन करते हुए देखा है? पर हमारे समाज के जो विद्यार्थी है वह एबीवीपी में जाकर हमारे दुश्मनों की ताकत को बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे ही समाज के विरोध में। कभी एबीवीपी हमारे संवैधानिक अधिकारों का आंदोलन नहीं चलाता, सारा आंदोलन चलाता है हमारे संविधान के विरोध में चलाता है। जिस प्रकार से नायक सर ने बताया, हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि आरएसएस का एजेंडा है कि इस देश में बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित बनाकर रखाया जाए, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है और सवाल करने वाले लोग शासक होते हैं। हमारी शिक्षा को खत्म करने के पीछे का षड्यंत्र क्या है? तो सवाल करने वाले लोगों को पैदा न होने देना, जिसके माध्यम से यह लोग शासक न बने। शिक्षा का संबंध शासक बनने से। मूर्ख कभी राजा बनता है? कभी देखा है मूर्ख राजा बनता है? मूर्ख राजा नहीं बनता। शिक्षा का संबंध राजा बनने से है। इसलिए एबीवीपी जैसे संगठन यह हमारी शिक्षा का आंदोलन नहीं चलाते, यह हमारे लोगों को जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए हमारे विद्यार्थियों का उपयोग करते हैं। हमारे विद्यार्थियों की विद्यार्थी अवस्था में केसेस लगाई जाती है इनके ऊपर में, ताकि उनका आने वाला भविष्य यह डिस्ट्रॉय होता है। इस प्रकार से एबीवीपी हमारे विद्यार्थियों के विरोध में काम करने का आंदोलन चलाता है। एससी एसटी ओबीसी बहुजन मूल निवासी विद्यार्थियों के विरोध में आंदोलन चलाता है। साथियों, दूसरी कांग्रेस है। कांग्रेस का भी संगठन है एनएसयूआई। यह एनएसयूआई की जो स्थापना है यह 9 अप्रैल 1971 को हुई। कांग्रेस ने अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाया और आजादी मिलने के बाद में 1971 में संगठन बनाया। वो इसलिए बनाया कि आरएसएस कांग्रेस को भी चलाती है और बीजेपी को भी चलाती है। बीजेपी की मां कांग्रेस, बीजेपी की मां आरएसएस है और आरएसएस की मां कांग्रेस है। तो यह मिल बांट कर हमारे लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी संगठन बनाया एनएसयूआई, और एनएसयूआई में भी बहुत लोग काम करते हैं। और वर्तमान में भी जो सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है और सेंट्रल जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, यह भी एनएसयूआई से आए हुए लोग हैं। एनएसयूआई यह विद्यार्थियों का संगठन है, कांग्रेस रिलेटेड है। इसमें भी जो विद्यार्थी काम करते हैं, यह विद्यार्थी भी हमारे यह जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने का काम करते हैं। और एनएसयूआई में भी जो नेतृत्व करने वाले जो लीडर्स है वो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। यह भी लोग कभी हमारे एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थियों के शिक्षा का आंदोलन नहीं चलाते, ना ही इनकी स्कॉलरशिप का आंदोलन चलाते। आप लोगों ने देखा है? देखा होगा तो आप बता सकते हो। अभी उनका एक नया लीडर है जिसका नाम है कन्हैया कुमार, और यह कन्हैया कुमार आज विद्यार्थियों का लीडरशिप करके थोपा गया है। यह थोपा इसलिए गया है कि उस समय का हमारा रोहित वेमुला, हमारा लीडरशिप उभर कर आ रहा था। उस लीडरशिप को दबाने के लिए
वर्तमान आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस ने हमारे ऊपर थोपा हुआ यह कन्हैया कुमार है। थोपे हुए लोग हैं। साथियों, इस परिस्थिति में आज हमारी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप खत्म हो चुकी है। इसीलिए बामसेठ ने लीडरशिप डेवलप करने का काम, नए जनरेशन को लीडरशिप देने का काम करने के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाया हुआ है। यह जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए संगठन बनाया हुआ नहीं है, और यह डिमांड करने वाला संगठन नहीं है। भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा और बामसेठ सहयोगी संगठन यह कमांड करने के लिए बनाए हुए संगठन है, कमांड करने वाले संगठन। हो सकता है इसमें बैठे हुए ही विद्यार्थी कल के वह शासक वर्ग में हो। यह शासक बनाने का कार्यक्रम है। दोस्त और दुश्मन की पहचान जिस व्यक्ति और समाज को होती है, वह व्यक्ति और समाज और वह संगठन इतिहास निर्माण करता है। आज हमारे समाज के लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। लड़ाई लड़नी है तो तैयारी की जाती है, तैयारी करने के बाद में मैदान में आया जाता है, और मारना किसको है इसकी जानकारी नहीं होती है। मिसगाइड मिसाइल, दोस्त और दुश्मन की पहचान न होना, मित्र और शत्रु की पहचान न होना। आपने हजारों आंदोलन देखे होंगे, हजारों संगठन देखे होंगे, लेकिन कोई भी संगठन जिस मुद्दे के ऊपर में आंदोलन चलाता है, उस मुद्दे का समाधान होते हुए आप लोगों को नहीं दिखा हो, क्योंकि वो आंदोलन चलाने वाले लोग वह डिमांड का आंदोलन चलाते हैं। और हम जो समाज तैयार करना चाहते हैं, यह समाज कमांड करने वाला समाज तैयार करना चाहते हैं। यह लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप को पूरा करने के लिए बनाया गया संगठन है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा यह संगठन डिमांड करने वाला नहीं है, यह कमांड करने वाला संगठन है। भविष्य में उड़ीसा राज्य का नेतृत्व इसी में से ही हमें दिख सकता है। इसी में ही बैठे हुए कोई लोग उड़ीसा के मंत्री बन सकते हैं। हमारे शत्रुओं ने हमारे समाज का जो विजन है वो लैक ऑफ विजन निर्माण किया हुआ है। मांगते रहो, मांगते रहो। हम लोग समाज का विजन या शासक बनने का विजन तैयार करना चाहते हैं। आज यहां पर यह जो राज्य अधिवेशन हम ले रहे हैं, यह राज्य अधिवेशन केवल मात्र भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है। यह राज्य अधिवेशन हमारे आने वाले युवाओं पीढ़ियों का विजन तैयार करने का कार्यक्रम है। जिसका विजन होता है वही सक्सेस होता है। हमारे शत्रुओं ने हमारे लोगों का विजन खत्म करके रखा हुआ है। हमें विजन डेवलप करना होगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे, जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। अरे उन लोगों के सामने कहा जिन लोगों के घरों को दीवारें नहीं थी। जब बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब वोट का अधिकार लाया, और वोट का अधिकार लाने के बाद में जिन लोगों को वह भाषण दे रहे थे, वो लोगों को वह मार्गदर्शन कर रहे थे, वो बैठे हुए लोगों के घरों को दीवारें नहीं थी। लेकिन हमारे बाप ने कहा, जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिखो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। गुलामों का विजन शासक बनने का निर्माण किया। जो बैठा हुआ समाज था, एक पशु, मरा हुआ पशु को जिस प्रकार से कुत्ते हर तरफ से खींच कर खाते थे, वो समाज उस पशु को उस कुत्तों की तरह खाने का काम करता था। उस समाज का विजन डेवलप किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारी सोच, हमारा विजन। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे, शाहजी राजे,
उनकी शादी नहीं हुई थी, और शादी न होते हुए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ वो किले के ऊपर में एक हाथी का बच्चा आपको लेकर जाना है। सैनिक लोग परेशान हो गए कि ये महाराज हमें कह रहे हैं कि हाथी का बच्चा पहाड़ पर लेकर जाना है शिवनेरी किले के ऊपर में, क्या माजरा है? आदेश दिया तो मानना पड़ेगा। वो लोग किस तरह से उस हाथी के बच्चे को वो शिवनेरी किले के ऊपर लेकर गए, और उनके पेट में वो बात नहीं पची, और उन्होंने पूछ लिया कि महाराज इतने कष्टों से आपने ये हाथी का बच्चा हमें इस इतने बड़े पहाड़ के ऊपर लाने के लिए कहा, क्या माजरा है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे ने कहा कि मेरे घर में जो औलाद पैदा होगी वो इस हाथी के ऊपर बैठकर राजा बनेगी और राज्याभिषेक करेगी। शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक विजन डेवलप किया हुआ था कि मेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा वो इस मुल्क का राजा बनेगा, और वह विजन डेवलप होने की वजह से ही छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने। साथियों, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा का ये जो राज्य अधिवेशन है, यह विजन डेवलप करने का, यह शासन करती जमात बनाने का आंदोलन है। हमारे लोगों को शासक बनाने का आंदोलन है, शासक बनाने के लिए राज्य अधिवेशन है। और इसमें जो विषय लगाए हुए हैं, यह विषय काफी गंभीर, चिंताजनक, और एक पहाड़ रूपी हमारे सामने खड़े हैं कि आज वर्तमान में हर दिन 38 सुशिक्षित युवा बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। जो मां बाप अपनी खून पसीने की कमाई और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपना टाइम, टैलेंट एंड मनी अपने फ्यूचर को निर्माण करने के लिए लगा रहा है, इस देश की व्यवस्था उसको बेरोजगार बनाकर आत्महत्या करने के लिए तैयार कर रही है। यह काफी गंभीर समस्या है। इस देश में हर 16वें मिनट के अंदर हमारी एक मां बहन की आबरू लूटी जाती है, जो रिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड तो काफी हो सकती है। यह हमारी समस्या है। इस देश में हमारे देश के विद्यार्थी रात दिन एक करके अपनी आंखों में तेल डालकर 20-20 घंटा पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद में जब वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो परीक्षा देते समय एक तो समय होने के कारण उनको एग्जाम रूम में बैठने नहीं दिया जाता। इधर उधर से कैसा भी कर अगर वो एग्जाम देता है तो पेपर लीक कर दिया जाता। पेपर अगर हो गया है तो रिजल्ट में फ्रॉड कर दिया जाता। रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो वैकेंसीज के नाम पर 10 पदों के लिए 10 लाख लोगों का सिलेक्शन किया जाता। इधर उधर से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ लोगों से पैसा देकर उनके ही मंत्री संत्रियों के बच्चों को नौकरियों पर रखा जाता। इसका मतलब हमारे हर भविष्य के दरवाजों को इस व्यवस्था ने बंद करके रखा हुआ है। साथियों, 2013 का यूपीएससी का रिजल्ट है। काफी गंभीर बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 2013 का यूपीएससी का रिजल्ट आया और यूपीएससी के रिजल्ट में 314 आईएएस बच्चे ओबीसी कैटेगरी के सिलेक्ट हुए। भारत सरकार की सबसे बड़ी एग्जाम होती है यूपीएससी। यह यूपीएससी की एग्जाम दिया हुआ बंदा जब विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में आता है तो एक जिला में जितने तालुका होते हैं, जितने गांव होते हैं, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यवस्था होती है, उसका एक सर्वा होता है जिसका नाम है कलेक्टर, आईएएस। भारत सरकार की सबसे बड़ी नौकरी है। 314 आईएएस बच्चे बने, 2013 के रिजल्ट में पास आउट हुए। भारत सरकार ने उनका सिलेक्शन लेटर भेजा। 2014 में इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चुनकर आई
और 314 बच्चों का सिलेक्शन लेटर कैंसिल कर दिया। इस 314 जो आईएएस बने हुए बच्चे थे, उनमें से 19 लोगों ने अभी आत्महत्या की है। भारत सरकार की फर्स्ट रैंक की नौकरी आईएएस, किस आधार पर? तो क्रीमी की जो मर्यादा थी, वो क्रीमी की मर्यादा 2014 के पहले उसका क्राइटेरिया कम था। 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसका क्राइटेरिया 6 लाख पर चले गया और 6 लाख पर जाने के कारण इन बच्चों का सिलेक्शन लेटर कैंसिल कर दिया। इसका मतलब हम जो भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, उस भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार किसके पास में है? किसके पास में है? आप जो भविष्य देखना चाहते हो, वो भविष्य निर्माण करना चाहते हो, उस भविष्य को निर्माण करने के लिए आप दिन रात एक करके टाइम, टैलेंट, मनी लगाकर आप उसको निर्माण करना चाहते हो, लेकिन भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार हम लोगों के पास में नहीं है। लेटरल एंट्री सिस्टम, ओम बिरला की लड़की ने कभी आईएएस की एग्जाम नहीं दी, आपको पता है? ओम बिरला की लड़की, ओम बिरला कौन थे? तो ओम बिरला यह स्पीकर थे, है ओम बिरला स्पीकर है। और यह ओम बिरला की लड़की ने कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, कोई एग्जामिनेशन क्रैक नहीं किया, उसको सचिव के पद पर नियुक्त करके कलेक्टर बना दिया गया। यह बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं, इसको कहते हैं सेटिंग सिस्टम। और सेटिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने आरक्षण सिस्टम लाया। सेटिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए आरक्षण सिस्टम लाया है। साथियों, इतना ही नहीं तो इन्होंने डीएड और बीएड की जो एग्जामिनेशन है वो भी खत्म कर दी। 9,40,000 बच्चे 2014 के पहले पास आउट हुए हैं, जो स्टूडेंट है वो मॉल में 5,000 रुपए के महीने से काम कर रहे हैं। जो शिक्षक है, अगर भारत सरकार ने नई शिक्षक भर्ती अगर निकाली तो यह 9,40,000 बच्चों को नौकरी पर लिया जा सकता है। जो शिक्षक समाज में तैयार होकर आने वाले पीढ़ी को तैयार करने का काम कर सकते हैं। ये क्यों हो रहा है साथियों? साथियों, इससे खतरनाक मामला है। अभी तो मुझे पूरा डाउट हो रहा है कि कोरोना महामारी इन्होंने जो लाई है, इसमें इन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का लालच देकर हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल थमा दिया। और ये छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल थमाने के बाद में इन बच्चों ने एजुकेशन न लेते हुए इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग की शिक्षा लेने का काम किया। यह पीढ़ी बर्बाद करने का मामला है, यह नस्लें खत्म करने का मामला है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने का मामला है। जितनी भी सरकारी स्कूलें थे, सभी सरकारी स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चों को उन्होंने मोबाइल हाथ में देकर हमारे बच्चों को उन्होंने आदत लगा दी मोबाइल की, और यही बच्चे आज ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए कर्जे में जाने के बाद में आत्महत्या कर रहे हैं। अभी अभी का वो वीडियो है, लास्ट वीक में एक वीडियो आया, गुजरात का एक लड़का था, 96 लाख रुपए का कर्जा। कितना? 96 लाख रुपए का कर्जा उस लड़के ने लिया, जिसने ऑनलाइन गेमिंग में हार गया। हारने के बाद में 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, बच गया, घर वालों ने घर से निकाल दिया। और वहां पर कोई टीवी का डेबिट डिस्कशन चल रहा था, वहां पर वो चले गया और उसको कहा, आपका कौन सा मुद्दा है? तो उसने कहा रोते हुए कि भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस देश में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हम जैसे युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का काम किया जाए। साथियों, यह होने के पहले ही हमने
लास्ट मंथ में नागपुर में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला ऑनलाइन गेमिंग के विरोध में। लगभग उस मोर्चे में 8 से 9 हजार विद्यार्थी शामिल थे। सैकड़ों लड़कों ने आत्महत्याएं की। जब ये सारा डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया, हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ अभी ऑनलाइन गेमिंग के विरोध में बात करना होगा। क्या भारतीय संविधान में यह अनुमति है कि आप जुए का लाइसेंस दे सकते हो? आप खुलेआम जुआ चला सकते हो? संविधान में यह प्रावधान नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके बावजूद भी वर्तमान की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हमारे देश के कुछ चपड़गंजू लोगों को लेकर, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, शाहरुख खान हो गया, इन लोगों के माध्यम से एडवर्टाइजिंग की जा रही है और उस एडवर्टाइजिंग में हमारे बच्चों को लालच दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन गेमिंग खेलो, आप इतना पैसा कमाओगे, इतना यह करोगे। यह सारा संविधान के विरोध में है। क्यों करना चाहते हैं? कौन सा देश अपने आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए काम करेगा? साथियों, इसकी एक ही वजह है, सौतेला बाप अगर घर में हो तो आपको कभी वो खाना नहीं खाने देगा, और सगा बाप अगर घर में हो तो वो अपनी कुर्बानी देकर आपको भूखा नहीं सोने देगा। वर्तमान में जो लोग हम लोगों को चला रहे हैं, यह लोग सौतेले हैं, हमारे सगे नहीं है। यह लोग हमारे सगे नहीं है। हम जिन महापुरुषों की तस्वीरें लगाकर हम अभिवादन कर रहे हैं, इन महापुरुषों ने अपनी बच्चों की कुर्बानियां देकर हमको सींचने का काम किया है। और इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को चलाते समय में जिन लोगों ने इन लोगों को परेशान किया, वही लोग आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें जो आजादी मिली, हम आजाद हो गए। हम आजाद नहीं हुए, हम आज भी गुलाम हैं। हम जिस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, समस्या पर चर्चा करने वाले लोग गुलाम होते हैं। जिनकी समस्या होती है वो लोग गुलाम होते हैं, जिनकी कोई समस्या नहीं होती वो लोग आजाद होते हैं। आज हमारे देश में, इस देश के जो मूल निवासी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, जो 6743 जातियों में बटे हुए लोग हैं, जो 8 धर्मों में बटे हुए लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, लिंगायत हो, जैन हो, शिवधर्मी हो, बुद्धिस्ट हो, यह सारे के सारे लोग इस देश के मूल निवासी है, जिनकी समस्याएं है। और जिनकी समस्याएं नहीं है, वो लोग 3.5% के ब्राह्मण जो विदेश से आए हुए हैं, यूरेशिया से आए हुए हैं, इन लोगों की कोई समस्याएं नहीं है। अगर यह बात हमारे समाज को जिस दिन समझ में आएगी, तो ज्योतिराव फुले कहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो उठेगा, पैंथर बनेगा, वो अपनी गुलामी को खत्म करने के लिए, आजादी के लिए काम करेगा। साथियों, आज वर्तमान में हमारे लोगों को गुलामी का एहसास कराने की जरूरत है। हम गुलाम हैं। आने वाले 10 सालों के बाद में साथियों, यह SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के घरों में IAS, IPS, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर पैदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है? हमारा शत्रु हमें खत्म करने के लिए हर मिनट में काम करता है, हर सेकंड में काम करता है। वैश्विक दुनिया की सबसे बड़ी महामारी जब कोरोना हमारे देश में आया, तो सगा बाप होता घर में, तो वो पहले चिंता करता कि मेरे बच्चों की कैसी हिफाजत की जाए, उसको कैसा बचाया जाए, उसका कैसा देखभाल रखा जाए।
लेकिन इस देश की नालायक सरकार और इस देश के बीजेपी और आरएसएस के ब्राह्मणों ने हमारे बच्चों के भविष्य को खत्म करने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई। षड्यंत्र है। काफी खतरनाक मामला है साथियों। ये हमारे लिए गंभीर और चिंता का विषय है कि इस प्रकार से हमारा जो भविष्य है वो हमारे सामने उद्ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है। यह सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई है और ये सारी समस्याओं का कारण क्या है? तो इस देश में जो व्यवस्था है वह व्यवस्था इस देश के बहुजनों को गुलाम बनाने का काम कर रही है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया। किस लिए आंदोलन चलाया? इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित करने के लिए चलाया। क्या वर्तमान में समता है? वर्तमान में समता है? राजस्थान में एक 8 साल का बच्चा एक पानी के घड़े को छू जाता है तो उस स्कूल का ब्राह्मण टीचर उस लड़के की हत्या करता है। ये समता है? वर्तमान में समता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। इस जमीन पर पैदा हुआ आदमी, उसे कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या बोलना है, इसका अधिकार यह निसर्ग देता है, यह नेचर देता है। नेचर हमारे साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो मानवता विरोधी लोग हैं वो हमारे साथ में भेदभाव करते हैं। हमने क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और क्या पहनना चाहिए, इसका मतलब स्वतंत्रता नहीं है। क्या भाईचारा है? आज अगर दाढ़ी और टोपी देखने के बाद में गैर मुसलमान सोचता है कि ये दुश्मन है, यह अवस्था है। आज आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से यह प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि अगर तुम्हारा कोई धार्मिक अगर शत्रु है तो वो शत्रु पहले नंबर का मुसलमान है। अरे ये कौन है मुसलमान? अरे ये इतिहास के हमारे खून के भाई है। जिन लोगों को तुमने सताया, परेशान किया, जुल्म किया, वो जुल्म करने वाले हमारे भाई ने, किसी ने ईसाई धर्म लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म लिया, किसी ने बुद्धिस्ट धर्म लिया, उसको जहां पर आजादी मिली उसने उस धर्म को अपनाया। अरे हम एक खून के भाई है, हम एक ही आदम की औलाद है। क्या वर्तमान में यह खून के भाई एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। इसका मतलब बंधुभाव नहीं है। और न्याय की तो बात ही अलग है। न्याय की बात ही अलग है। जाति देखकर इस देश में न्याय किया जाता है। जाति को देखकर इस देश में आदेश दिया जाता है, न्याय किया जाता है। तो वर्तमान में हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता और न्याय प्रस्थापित करने का, यह सारा का सारा आंदोलन वर्तमान में खत्म हो चुका है। अगर यह आंदोलन, अगर हमें और यह व्यवस्था अगर हमें बनानी है तो हमें इस आंदोलन को पुनर्जीवित करना होगा, इस आंदोलन को चलाना होगा। मैं भी बजरंग दल से आया हुआ आदमी हूं, आरएसएस का कैडर किया हुआ आदमी हूं। मुझे पता है किस प्रकार से वह व्यवस्था हमारे महापुरुषों के आंदोलन को खत्म करने का काम कर रही है। जब इस बात का एहसास हुआ तब आज जिंदगी दांव पर लगाकर आए हैं। मर भी जाए इस व्यवस्था को बदलने के लिए तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जिस प्रकार से इन लोगों को सैल्यूट करती है, उस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों ने भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। इसलिए काम करना होगा। काफी गंभीर मामला है साथियों।
यह कार्यक्रम 2 सत्रों का कार्यक्रम, और शायद आप लोगों को भूख भी लगी होगी, क्योंकि पेट में अगर थोड़ी खुराक हो तो दिमाग चलता है, नहीं तो वो दिमाग पेट में रहता है। इसीलिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बताई। यह हमारी समस्या है। अभी समस्या का परिणाम ये क्या है, सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, कैसे इस व्यवस्था को हम खत्म कर सकते हैं। और दोस्त और दुश्मन की पहचान जब तक नहीं की जाएगी तब तक के कोई भी आंदोलन और संगठन और व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। और वह जानकारी आप लोगों को दूसरे सेशन में दी जाएगी। यह पहले सत्र के संदर्भ में मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि खाना खाने के बाद आइए, कोई चाहेगा नहीं। अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। अभी आधा डायलिसिस हुआ है, पूरा ऑपरेशन अभी बाकी है। धन्यवाद।